हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुराना अकेडमी। जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस को स्टडी करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसको लाइक जरूर किया करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको पसंद आती है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हो तो काइंडली इसको शेयर जरूर करें ताकि हमारा ये जो प्यारा सा चैनल है ये अच्छे से ग्रो कर सके। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें शुरुआत करनी है अपने ए पार्ट की। नाम है रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करनी है। देखिए, ये सब स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये वाला पैराग्राफ जरूर करें। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि जब आपकी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर तो उसके स्पीड में चेंज आता है। कैसे? जैसे कि सबसे फास्टेस्ट जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है वो एयर में ट्रेवल करती है एंड उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर वो पानी में अगर ट्रेवल करेगी तो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और अगर ग्लास की बात करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बात बहुत सिंपल है, जब भी आपकी लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर उस टाइम लाइट की स्पीड में चेंज आता है और उसी चेंज की वजह से लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। आइदर इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैं डायरेक्टली इसलिए बता सकता हूं क्योंकि आई होप आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तो ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए मैंने सारा आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो अपने पाथ से ये डेविएट हो जाता है क्योंकि एकदम से उसकी स्पीड में चेंज आता है। इसी फिनोमेनन का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो काइंडली ये बात समझें कि लाइट जो है आपकी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है। उसके बाद हमने दो तरह के वर्ड्स हम बहुत यूज करते हैं, रेयर एंड डेंसर मीडियम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए यार, अगर एक रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में एंटर हो रही हो और उसकी स्पीड बढ़ जाए तो हम उसको रेयर मीडियम कहते हैं। और अगर रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में एंटर होके उसकी स्पीड कम हो जाए तो हम उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मोर प्रिसाइजली उसको ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंसर वर्ड से कहा जाता है। देखिए, नॉर्मल डेंसिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है अपने ऑप्टिकल डेंसिटी से। आई टेल यू क्यों। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे वो आपको एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि कैरोसिन है। अब कैरोसिन जो है वो पानी से कम डेंसर होने की वजह से पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन जब हमने स्पीड ऑफ लाइट मेजर करी कैरोसिन के अंदर एज कंपेयर टू वाटर, ये देखा गया कि कैरोसिन में स्पीड में ज्यादा डिक्रीज आता है एज कंपेयर टू वाटर। तो मतलब ऑप्टिकली डेंसर है कैरोसिन आपका एज कंपेयर टू वाटर। तो किसी का ज्यादा डेंसर होना इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड में कमी हो गई तो समझ जाना कि वो एक ऑप्टिकल डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू दूसरे का। ठीक है, तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब सीधा आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आना चाहिए आपको। तो लिखा है द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। एंड ऑफ कोर्स ये एक सरफेस फिनोमिनन है। कभी भी रिफ्रैक्शन होती है ना तो सरफेस पे ही हो जाती है, ये नहीं कि अंदर जाके फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये एक हमारा सरफेस फिनोमिनन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट है अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, अब देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि ये डायग्राम आपको आना चाहिए। जैसे कि एक रे ऑफ लाइट आपकी रेयर से डेंसर जा रही है तो हमने पढ़ा है कि ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है। एक बात प्लीज हमेशा याद रखें कि जब भी आपकी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कुछ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट जरूर होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब हम कोई भी एंगल फाइंड करते हैं, चाहे वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है चाहे वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, हमेशा नॉर्मल के साथ आपने उसको देखना है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो रेयर से डेंसर जाते वक्त इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ये डेंसर से रेयर जाएगा इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो छोटा सा एंगल आप देख रहे हो डेल, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मतलब कितने एंगल से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुआ है।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है कि अगर एक रे ऑफ लाइट किसी भी सरफेस के नॉर्मली एक्ट करती है, चाहे वो रेयर से डेंसर जाए चाहे वो डेंसर से रेयर जाए, उस केस में बिना किसी डेविएशन के रे ऑफ लाइट आर पार चली जाती है। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। कॉज वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द आंसर इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आप यहां पर वो चीज अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये वाली बुक नहीं है, आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थ्योरी एग्जैक्टली सेम है हमारी। अगर आप फिर भी ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो और मेरे साथ बिल्कुल स्टडी करना चाहते हो, तो लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे आप जाइए, क्लिक करिए, वहां से आप अपने ये सारे फोल्डर को, जो कंप्लीट फोल्डर डाला हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे इसको साथ साथ आप पढ़ सकते हो। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से किया जा सकता है। फिर हमारा शुरुआत होता है एक ये, अच्छा एक बात मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब एक लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है, नॉर्मली का मतलब होता है आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसे कंडीशन के अंदर क्योंकि लाइट आपकी डेविएट नहीं हो रही, तो कईयों के मन में ये आता है कि सर स्पीड में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा। आंसर है कि स्पीड में चेंज आएगा आपका, ठीक है, कम होगा वो आपका, अगर वो रेयर से डेंसर है, और अगर डेंसर से रेयर है आपका, तो स्पीड में इंक्रीज आएगा। चलिए अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो लॉज हम पढ़ते हैं। पहला तो हमारा यही है कि अगर एक रे ऑफ लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि वो इस प्लेन पर टकरा के आपकी तरफ जा रहे हैं, मेरी तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं, एक ही प्लेन पर सब कुछ रहता है। और दूसरा हमने ये पढ़ा है कि अगर मैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर करता हूं, तो वो एक कांस्टेंट टर्म मुझे मिलती है, और वो कांस्टेंट टर्म का नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी डिटेलिंग और इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में मैंने बताया हुआ है और उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। देखो, वैसे तो मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज भी स्टडी कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा और अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हो, जस्ट रिवाइज करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली मतलब क्या होता है, तो ये तो ज्योमेट्रिकली बात कर ली ना हमने, अब मैं आपको असली मतलब बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम्स आपकी स्पीड ऑफ लाइट में फर्क पड़ेगा जब रे ऑफ लाइट उस मीडियम में एंटर करेगी। अब इसका मतलब समझाता हूं। जैसे कि अगर देखो, जब एक रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास आपका जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि भाई एयर में क्या स्पीड थी, जो कि 3 × 10⁸ है, उसको डिवाइड किया जाएगा कि ग्लास में क्या स्पीड थी, दैट इज 2 × 10⁸। जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 1.5 आता है। इसका मतलब यह है कि जब एक रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास आपकी एंटर होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट आपकी 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी जब वो आपका एयर टू ग्लास एंटर करेगा। उसी तरह अगर देखो यहां पे कुछ ना लिखा होता ना, तो उसका मतलब होता है एयर ही है ये, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो हाँ, तो एयर टू वाटर जब एंटर करता है, तो ऊपर मैं एयर की स्पीड डाल दूंगा, नीचे वाटर की स्पीड डाल दूंगा, वाटर में लाइट की क्या स्पीड है वो डालूंगा, तो कैंसिल करके आंसर 1.33 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारी रे ऑफ लाइट वाटर के अंदर 1.33 टाइम्स स्लोअर है। तो ये सब हमने यहाँ पे स्टडी करना है। तो अल्टीमेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला बन जाता है, that is speed of light in air divided by speed of light in that particular medium, जिस particular medium का आप कैलकुलेट करना चाहते हो। उसके बाद एक बात हमेशा याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी हम किसी मीडियम की फाइंड करते हैं, तो उसमें हमेशा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होती है। उसका रीजन यह है कि न्यूमरेटर में हम स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम कोई भी मीडियम ले लें, स्पीड हमेशा लाइट की कम ही होगी, 3 से तो कम ही होगी ना, इसलिए ओवरऑल जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आपकी आएगी। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.41 है, तो उसका क्या मतलब है। वैसे तो देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं
फिर भी आप पढ़ लीजिए यहाँ पे कि इट मीन्स दैट द लाइट ट्रेवल्स इन एयर 2.41 टाइम्स फास्टर देन इन डायमंड। तो अब सवाल ये आता है कि सर क्या हमें ये सारे याद करने पड़ेंगे? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको एयर और वैक्यूम का तो पता ही है, वन ही होता है। एक पानी का याद रखना होता है आपने, एक आपने ग्लास का, नॉर्मली 1.5 ऑर्डिनरी ग्लास है ना, ये आपने थोड़ा सा देखना होता है। इसके अलावा डायमंड 2.41, तो बस ये है आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो इनके पता होने चाहिए, इसके अलावा आपको पता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रे ऑफ लाइट हवा से किसी मीडियम में जाने के बजाय एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे कि अगर रे ऑफ लाइट आपकी पानी से ग्लास में जा रही है या ग्लास से पानी में जा रहा है, हवा इससे आउट है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखें कि अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इसको बोलने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और वैसे भी ये एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। डिटेल जाननी है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है, काइंडली वहां जाके जरूर देखें। तो 1 पहले है तो न्यूमरेटर में आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, 2 बाद में है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 नीचे लिखे जाएगा, और आप इससे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता, मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता है, जैसे कि मुझे पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ग्लास है वो हमारा 3/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो है 4/3, और अब मुझे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपने निकालना है इनकी हेल्प से। तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका है, जो जिसमें एंटर कर रही है वो अब न्यूमरेटर में आएगा। देखो, नॉर्मली क्या हो रहा था कि जहां से आ रहा था वो हमेशा न्यूमरेटर में होता था, और जहां को जा रहा था वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता था। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के टाइम में उल्टा लिखा जाता है कि जो ग्लास वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर आएगा और पानी वाला नीचे आएगा। सो दिस इज द वे हाउ वी एक्चुअली यूज दीज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऊपर वाले विद रिस्पेक्ट टू एयर वालों को एब्सोल्यूट कहा जाता है, और एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो उसको रिलेटिव कहा जाता है। तो मैं आपको ये थोड़ा क्लियर करना चाहता था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एग्जांपल्स दिए हैं यार, वाटर म्यू जी, तो देखो जी, अगर स्पीड की टर्म्स में बात करें तो देखो ऊपर पानी का लिखा गया है और नीचे जी का लिखा गया है, तो स्पीड ऐसी आता है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात करें, एब्सोल्यूट की टर्म्स में बात करें, तो ग्लास का ऊपर लिखा गया है और पानी का नीचे लिखा गया है, तो ऐसे करके आपको सेम आंसर मिलता है। सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है ग्लास म्यू वाटर, स्पीड की टर्म में देखे तो पहले ग्लास है तो न्यूमरेटर में ग्लास है, फिर वाटर है तो डिनोमिनेटर में वाटर है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की बात करें तो बाद में वाटर लिखा हुआ है तो वो ऊपर आएगा और ये ग्लास वाला नीचे जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में अलग होता है, थोड़ा सा ध्यान से इसको जरूर देख लेना। ठीक हो गया जी। उसके बाद कुछ, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जा सकती है कि भाई वो बताइए कौन कौन सी कंडीशंस है जिन कंडीशंस में आपका क्या कहते हैं बिना किसी डेविएशन के लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो पहला तो बहुत सिंपल है यार, लाइट को नॉर्मली फॉल कर दीजिए। मैंने आपको बताया था अगर आप लाइट को नॉर्मली फॉल करते हैं तो बिना किसी डेविएशन के वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। दूसरा, अगर दोनों मीडियम जो है उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एग्जैक्टली सेम है तो उस केस में भी यही होगा कि लाइट बिना किसी मतलब डेविएशन के आर पार चले जाएगा। जैसे लाइट हवा में ही चल रही है तो वो सीधी जाएगी, ऑब्वियस है। ठीक है, हाँ। अब ये जो 3 पॉइंटर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली इसको ध्यान से समझें। सबसे पहली बात, जब भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा अगर डिफरेंट मीडियम है। अगर देखो डेंसर मीडियम है तो स्पीड आपका डिक्रीज करेगा, अगर रेयर मीडियम है तो स्पीड आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर बात। पॉइंट नंबर 2, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो रही है एवरी सेकेंड बाय द सोर्स। तो सोर्स अपने में से मान लो 10 रेज निकाल रहा है और वो पानी में गिर रहा है या ग्लास में गिर रहा है, तो उसमें मेरे नंबर ऑफ वेव्स निकलने में क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं। इसलिए लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है। ये बात पहले तो ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले में स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों को क्लब किया गया है। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये मेरी स्पीड है। अब ध्यान से समझना प्लीज। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज, और स्पीड
फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा। मतलब अगर स्पीड में इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ भी आपकी बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड घट रही है तो मतलब वेवलेंथ भी आपकी घटेगी। ठीक है, या आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर मैं एक विबग्योर को स्टडी करता हूं तो यहां से यहां वेवलेंथ बढ़ती है, तो मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड हमेशा ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ वायलेट के। तो अगर इन सातों कलर्स को मैं एक ही मीडियम में भेजूंगा तो क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी रेड की एज कंपेयर टू वॉयलेट। ठीक है, तो यही चीज बच्चा यहां पे हमने बताया है, वो वेवलेंथ वाली बातें करी है। उसके बाद वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या अंतर है, क्या मतलब रिलेशन है। तो भी देखो यहां पे बताया गया है कि अगर एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और उस कंडीशन में जो वेवलेंथ है वो म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, म्यू टाइम्स डिक्रीज हो जाती है अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है तो म्यू टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये तो आपको झांसे में डालते हैं इतना कुछ, मैं सिंपल भाषा में बताता हूं। मतलब ये कि यार वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है आपका। कई लोग ना म्यू को ही नहीं समझ पाते कि भाई म्यू का मतलब क्या है, होता क्या है म्यू। देखिए अगर किसी चीज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मतलब है वो ज्यादा अपने पाथ से डिविएट करेगा, और अगर म्यू की वैल्यू कम है तो मतलब कम अपने पाथ से डिविएट करेगा, पहली बात। तो अगर आपको याद हो मैंने अभी विबग्योर के बारे में बताया था, विबग्योर के बारे में बताया था, स्पेक्ट्रल है, ये स्पेक्ट्रम है। तो मैंने कहा था ना कि वेवलेंथ ऑफ रेड बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 7 कलर किसी मीडियम में एंटर करता हूं तो वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, बिकॉज ये यूनिवर्सली है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब है कि वो कम अपने पाथ से डिविएट करेगा एज कंपेयर टू वायलेट। अब वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे ज्यादा होगा, और जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अपने पाथ से ज्यादा डेविएट करता है। इसी के बेसिस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो पहले तो इन बातों को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपके मन में आ रहा है सर ये म्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ये क्या बात आपने बता दी है, समझने की कोशिश करें। अगर मैं ये कह रहा हूं कि यार अगर मेरा एयर टू ग्लास जा रहा है, सपोज लाइट कहां से जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है। अब ऐसे कंडीशन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मतलब 1.5 आता है। लेकिन अगर वही अब लाइट ग्लास टू एयर जाएगी तो ऐसे कंडीशन के अंदर हो जाएगा 2/3। तो मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.66 करके आएगा, जो कि लेस देन 1 है। तो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो वेवलेंथ में गिरावट आएगी क्योंकि स्पीड में गिरावट आई है, और उसी तरह अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। तो ये सारी बातें आपस में रिलेटेड है, इसको आराम से आपने ढंग से करना है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ऑफ कोर्स एक तो नेचर पे तो डिपेंड करता ही है। जितना ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा कम स्पीड में चेंज आएगी। देखिए कम नहीं, उतनी ज्यादा सॉरी चेंज आएगी आपकी। मतलब ये कि अगर पहले आपका 3 × 10⁸ है वो एकदम से 2 × 10⁸ हो जाती ग्लास में जाके, तो वैल्यू कितनी आती है 1.5। और अगर मैं पानी की बात करूं तो 1.33। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड में एकदम से चेंज आया जब वो ग्लास में एंटर हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे ज्यादा है। दूसरा बेटा फिजिकल कंडीशंस है। यस, टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपकी डिक्रीज करती है, ये आपने इसको याद रखना है। फिर बेटा हमारे पास आता है कलर और वेवलेंथ। इसकी डिटेलिंग में ऑलरेडी सारी बता चुका हूं कि देखिए द वेवलेंथ जो है रेड की वो हमारी ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉयलेट, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ में ऑलरेडी डिटेल में सब कुछ बता चुका हूं। तो काइंडली ये गलती मत करना कोई भी, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि कलर, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है और किस तरह से सब कुछ हम करते हैं। बाकी इससे ज्यादा डिटेलिंग चाहिए, मैं वीडियो हर एक इंडिविजुअल टॉपिक की बना के डाल चुका हूं, तो वहां पे जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा कि वहां पे बहुत कुछ मैंने डिटेल में बातें यहाँ पे की हुई हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बहुत ये कहती है, देखो द पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्सिबल। मतलब है कि अगर रे ऑफ लाइट आपकी ए टू ओ टू बी जा रही है, और अगर मान लीजिए एग्जैक्टली इसके सामने मैं एक मिरर रख देता हूं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो लाइट टकरा के वही पाथ रिट्रेस बैक करेगी जहां से आया है।
और इसकी मदद से हम ये वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा 1μ2 इज इक्वल टू 1/2μ1 होता है। मतलब यार ये बड़ा सिंपल है, पता नहीं अजीब सी बातें बोल लगती कभी कभी, कि अगर मेरे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यार 3/2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास का हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, बस ये इसका मतलब है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये तो बेसिकली लैब में किया जाता है, इसको लेके कुछ नहीं आपने स्टडी करना ज्यादा कुछ। या अब आता है बेटा 4.6। इस 4.6 के अंदर यह बताया जाता है कि मेरे पास एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब में अगर एक लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो ऑब्वियस है बेटा रेयर से डेंसर जाएगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और उसके बाद जब ये डेंसर से रेयर जाए तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इनके कुछ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं। पहला तो ये कि इंसिडेंट रे जो है और जो एमर्जेंट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नंबर 2, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल ऑफ एमर्जेंस है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। नंबर 3, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में एक परपेंडिकुलर पाथ जनरेट होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जनरेट होता है, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब वो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि थिकनेस ऑफ द ब्लॉक पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जितना थिक आपका ग्लास स्लैब होगा उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, जितना ज्यादा आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट सॉरी जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डिविएट होगा, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे कि विबग्योर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट, सो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड विल बी लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट। जब मैं कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड का मतलब होता है कि रेड कम डेविएट करेगा और वायलेट ज्यादा डेविएट करेगा। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जो ज्यादा डेविएट करेगा उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रेड। और वही बात यहां पे लिखी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज मोर फॉर द वायलेट एंड देन फॉर द रेड लाइट। बाकी ये जो 4.5 है 4.7 वाला जो आर्टिकल है वैसे तो ये नहीं आना चाहिए अब, लेकिन फिर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ग्लास स्लैब लिया है, नीचे मिररिंग की हुई है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसमें एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि इतने सारे अगर आप ध्यान से इमेजेस देखते हो तो कौन सी इमेज सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होती है, तो आंसर है द सेकंड इमेज इज द ब्राइटेस्ट इमेज, क्योंकि वो मैक्सिमम लाइट से बनाई जाती है, मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी से बनाई जाती है। बाकी डिटेलिंग में बता चुका हूं, वहां पे जरूर देख लेना। तो इसके साथ आपका बेटा यार ए पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ए पार्ट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बी पार्ट की तरफ, बात करेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म का पहले तो यार देखो डायग्राम, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है, मेन डायग्राम ये है डायग्राम बेटा जो आपको याद रखनी है। इस डायग्राम में बहुत अच्छे से क्लियर होना, अच्छा डेरिवेशन डेरिवेशन कुछ नहीं करनी, फॉर्मूला करेंगे। इस डायग्राम के अंदर ना ये क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, एंगल ऑफ एमर्जेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस कौन से हैं और एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है और कहां लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि R1 प्लस R2 ए के बराबर है। ए यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म या प्रिज्म एंगल कहा जाता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस का जो सम होता है वो ए प्लस डेल के बराबर है। ये लैब के अंदर प्रूव भी किया जाता है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रूव कराया था ये, तो ये प्रूव भी किया जाता है आपका। ओके, सो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ग्लास स्लैब और प्रिज्म में ना बहुत एक बड़ा डिफरेंस होता है। ग्लास स्लैब के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा बराबर होती है, बट ग्लास स्लैब की बात है। अगर ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं तो पहली बात एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, उसके बारे में भी बताऊंगा, अदरवाइज वो दोनों एक दूसरे के अलग होते हैं। और ग्लास स्लैब के अंदर हमारा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपस में पैरेलल थे, यहाँ पे आपस में पैरेलल पूरे कुछ नहीं होते हैं, तो ये बात भी समझनी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, उसमें पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए हमने ना एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बढ़ता है, पहले आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डिक्रीज करता है, वो सबसे मिनिमम वैल्यू पे पहुंचता है, उस जिसको हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। इस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में तीन खास बातें होती हैं। पहले तो ये कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर आ जाता है, जो मैंने यहाँ पे I2 बताया हुआ है।
दूसरा आपका R1 R2 के बराबर आ जाते हैं, मतलब दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो जाते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है ना, रिफ्रैक्टेड रे खास तौर पे, वो मेरे बेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। तो ये तीन चीजें, मतलब ये तीन चीजें हो जाती हैं अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमारा अचीव हो जाए तो। इसके ऊपर क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स कुछ ना कुछ बन जाते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है, बट ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो बेटा अगर आप इस फॉर्मूले को समझें, ये वाला फॉर्मूला था ना कि I प्लस आई इक्वल टू ए प्लस डेल, तो देखिए इसका मतलब है कि I और I2 दोनों सेम हो गए हैं, तो 2I इज इक्वल टू ए प्लस डेल मिनिमम हो जाएगा। तो यहां से आप डेल मिनिमम 2I माइनस ए करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं जो समझनी, ऊपर से ये डेल मिनिमम यूनिक क्यों है, प्लीज इसको जरूर रीड करना, मैं बता चुका हूं वैसे आपको। ठीक है जी, एक एग्जांपल दिया गया है कि डेल मिनिमम कैसे पता करते हैं, या डेल मिनिमम पता है तो कैसे I या A कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे हमने की हुई हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं यार कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये कैसे आपका डिपेंड करता है। तो हमने ये देखा है कि यार कि जितना ज़्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा पाथ से वो डेविएट करता है रे ऑफ लाइट, इसलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर में बेटा प्रिज्म एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, तो जितना ज़्यादा हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है। फोर्थ पार्ट में बेटा फिर वही बात आ जाती है यार, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि हमारे पास वेवलेंथ ऑफ रेड ज़्यादा है वेवलेंथ ऑफ वायलेट के, वेवलेंथ ऑफ वायलेट के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इसलिए लेस देन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट के, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें डेविएशन ज़्यादा होगा, मतलब डेविएशन ऑफ वायलेट विल बी मोर एज कंपेयर टू डेविएशन इन रेड। इसलिए जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे पास करते हैं तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हमें वायलेट में दिखती है, रेड में कम डेविएशन मिलती है। तो इसके साथ आपका ये बी पार्ट भी यहाँ पे कवर हो जाता है। चलिए अब आपको सी पार्ट की तरफ लेके जाऊं, रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में। देखो आपको पता होना चाहिए कि रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ होता क्या है, जस्ट फॉर द सेक आपको समझा सकूं मैं इसको, जस्ट एक बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। देखिए यार, सबसे पहली बात है कि ये मान लेते हैं कि मेरे पास एक मीडियम है, नीचे हमारा डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब यहां से ना दो रेज निकाल रहा हूं यार, एक रे तो मैंने निकाल दिया ऐसे परपेंडिकुलरली, ये देखिए सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है बिना किसी डेविएशन के, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा जो है आपका रे ऑफ लाइट इस तरह से अपने पाथ से डेविएट हो गया, देखिए ऐसे। तो जो पर्सन उसको यहां से ऑब्जर्व करेगा उसको ऐसे फील होगा कि एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, जो कि एक्चुअली में उसका एक इमेज होगा। सो सरफेस से रियल ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ होता है उसको रियल डेप्थ हम बोलते हैं, और सरफेस से ये जो देख रहे हो इसको अपेरेंट डेप्थ कहा जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ के बराबर होता है। तो ये आपको आना चाहिए पहला फॉर्मूला। दूसरी बात ये कि यहां से यहां देखेंगे ना ऊपर की तरफ, तो इसको शिफ्ट कहते हैं बेटा, दिस इज शिफ्ट। तो शिफ्ट जो है अगर निकालना चाहते हो तो रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर लीजिए। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो रियल डेप्थ का फॉर्मूला 1 माइनस 1 बाई म्यू आपका होता है। तो ये सब चीजें जो है आराम से आप कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला आपको स्टडी करना है जो कि अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है। फिर शिफ्ट के बारे में ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब ये शिफ्ट किन फैक्टर्स पे और कैसे डिपेंड करती है यार, ये भी आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये डिपेंड करता है, जितना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है शिफ्ट उतना ही ज्यादा होता है। अगर तो देखो शिफ्ट ना हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा डेंसर मीडियम में हो चाहे रेयर मीडियम में हो, पहली बात। अब कभी कभार ना आजकल क्वेश्चन बड़ा खतरनाक सा बनने लग गया है। आजकल ऐसे पूछ लेते हैं कि मान लो तो अगर टेम्परेचर जो है मान लो मैं मटेरियल का राइज कर देता हूँ तो उससे मेरे शिफ्ट में क्या फर्क पड़ेगा। तो बंदा एक बार सोचता है वो डिपेंड ही नहीं करता, बट ये गलत है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो मतलब अगर आपके टेम्परेचर को राइज किया जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो शिफ्ट घटेगा। शिफ्ट घटने का मतलब है कि जो इमेज है वो नीचे की तरफ जाएगी, शिफ्ट जो है डाउनवर्ड जाएगी। तो ये बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी बातों को भी। अच्छा, उसके बाद शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा थिकनेस होगा मटेरियल का उतना ज़्यादा यहाँ पे उसकी शिफ्ट होगी। और तीसरा
मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार, बार बार मैं आई नो मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट हमेशा ज़्यादा होता है हमारे रेड के, इसलिए जब मैं शिफ्ट देखूंगा तो वॉयलेट में जो शिफ्ट है वो ज़्यादा दिखाई देगी एज कंपेयर टू रेड। ठीक हो गया। इसके अलावा इस एग्जाम्पल्स को जरूर रीड करिए। यहाँ बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका 3/2 है तो इसका मतलब है कि हमारे को जो ग्लास स्लैब है दैट अपीयर्स ओनली 2/3 ऑफ ए रियल थिकनेस। ठीक है, तो उसी तरह से ये आपने जस्ट एक रीड करना है, आपको समझ में आ जाएगा। बेंडिंग ऑफ स्टिक आपको आनी चाहिए, ड्रॉ करने को बिल्कुल आनी चाहिए। लेकिन आजकल जो फेमस सा क्वेश्चन सा बना हुआ ज्यादातर जो आता है वो ये आता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंटर कर रहा है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ एंड इट अपीयर्स टू बी कि वो आई से आ रहा है, तो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वो जो था ना एक पेड़ वाला कि भाई पेड़ जो है कैसे नजर आएगा मछली को, तो वो टॉलर नजर आता है, वो सारी बातें इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है कि जो स्टार्स हैं वो टिंकल करते हैं राइट को, सनराइज सनसेट 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है, कॉइन जो है वो एकदम से गायब हो जाता है जब हम पानी डालते हैं। ये सारी बातें इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जरूर देखना अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो। अगर जानते हो फिर तो ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, बस एक रीड करें, दैट्स इट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए अब हम बात करेंगे अपने आखिरी पार्ट की, और आखिरी पार्ट जो है इसका नाम है क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको एक यार सिंपल तरीके से यहीं पे खत्म करके 2 मिनट में समझा दूंगा क्या है, बाकी हम रीड कर लेंगे। देखिए सबसे पहली बात यार, नीचे मेरा डेंसर मीडियम है, ऊपर मेरा रेयर मीडियम है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट से जब एक रे ऑफ लाइट आपकी नॉर्मली फॉल करती है तो हमने देखा है कि बिना किसी डेविएशन के रे ऑफ लाइट ऊपर चले जाता है। उसके बाद अगर रे ऑफ लाइट एक सर्टेन एंगल पे फॉल करता है तो ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ऑफ कोर्स रीजन बिकॉज ये डेंसर से रेयर है। अगर आप फर्दर एंगल को इंक्रीज करते हो तो आपका रे ऑफ लाइट ज्यादा बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे ऑफ लाइट सरफेस के अलोंग ही ट्रेवल होने लग जाए, तो उसको हमने नाम दिया क्रिटिकल एंगल। क्या नाम दिया उसको? क्रिटिकल एंगल। और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे भी ज्यादा हो गया तो सारी की सारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है टू द सेम मीडियम। उस टाइम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करना शुरू कर देता है, और इस पूरे प्रोसेस को या पूरे फिनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमने नाम दिया हुआ है। अब ये मैंने आपको क्रक्स बता दिया सारा कुछ इसका 1 मिनट के अंदर अंदर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज अब आप यहां पे देखिए, ठीक है, तो ये वाला पार्ट था। हाँ, तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब सरफेस के अलोंग जाती है तो उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, और अगर आपका एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कर जाती है। डन। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशंस तो हमें पढ़नी ही पड़ेंगी यार। ये इसका डेफिनेशन है, इसमें बोलता है कि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसमें जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री बन जाता है इन द रेयर मीडियम। तो ये आना चाहिए आपको। उसके अलावा ना आपसे ये रिलेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। तो ये आपका फॉर्मूला है कि ए म्यू जी 1/sin c, सी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल रिप्रेजेंट करता है। और हम देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं आपके। मतलब ये है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो उसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है। लेकिन अगर पानी का बात करूं तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेकिन उसका क्रिटिकल एंगल क्या है? ज्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। देखिए दो है, कलर और आपका टेम्परेचर। देखिए कलर और टेम्परेचर के ऊपर ना, कलर पे तो खास तौर पे क्रिटिकल एंगल के ऊपर बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके सोल्ड एग्जांपल में दिया हुआ है और अनसोल्ड के अंदर भी है। अनसोल्ड नहीं, सोल्ड में तो दिया हुआ है, तो काइंडली जरूर देखना, जिसमें एक रे ऑफ लाइट है जिसमें रेड वायलेट ब्लू कलर फॉल कर रहा है तो कौन कैसा बिहेव करेगा वो जरूर ढंग से करना, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा कलर और वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? देखिए मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1/sin c पे डिपेंडेंट है, मतलब इनवर्सली है। और वेवलेंथ जो होता है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल और वेवलेंथ दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। सिंपल सी बात यह है यार कि अगर मैं रेड की बात करूं, रेड के लिए क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, वायलेट के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सो यही बात यहाँ लिखी हुई है। दूसरा टेम्परेचर, तुम्हें बताया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो क्रिटिकल एंगल आपका ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से क्रिटिकल एंगल बढ़ता है आपका। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास टॉपिक आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यार कि इसके लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। पहला, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम,
और दूसरा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, उस केस में रे ऑफ लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करते हुए पूरी की पूरी लाइट उसी सेम मीडियम में एंटर दोबारा कर जाती है जहां से आई है। डेफिनेशन एग्जैक्टली इन्हीं दो का एमलगमेशन है, मतलब इन दोनों को मिलाकर ही डेफिनेशन बनाई गई है। ठीक है, इसके अलावा नोट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखिए, एक अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं और उसके कंपैरेटिवली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट 100% रिफ्लेक्ट बैक करती है, लाइट की इंटेंसिटी पूरी होती है। बट प्लेन मिरर के केस के अंदर जो मटेरियल इसके पीछे यूज किया जाता है मिरर बनाने के लिए, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से कभी भी 100% लाइट आपकी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, जिसकी वजह से इमेज की इंटेंसिटी उतनी ब्राइटर नहीं होती आपकी जितनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। इसलिए पेरिस्कोप, बाइनोकुलर और कैमरास जैसे चीजों के अंदर मिरर के बजाय हम ट्राई करते हैं कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि वो वही सेम काम करती है जो मिरर कर सकती है। तो इसके अलावा क्या ये डायग्राम आनी चाहिए? हाँ जी, इसके ऊपर भी आजकल क्वेश्चंस आते पूछते होते हैं यार कि अगर ये क्रिटिकल एंगल इससे पीछे अगर एंगल होगा तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप नॉर्मली रिफ्रैक्टेड दिखाएंगे, तो ये सब आती है। ठीक है, प्रिज्म्स की बात करें, इस बार भाई प्रिज्म की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स है हमारे, जैसे कि ये प्रिज्म है, अब रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, सभी प्रिज्म्स का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है आपका। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाएगा भाई कि ये इसका क्रिटिकल एंगल है तो क्या करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, डेंसर से रेयर जा रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। आपको क्या करना है कि ये रे डायग्राम्स तो प्रैक्टिस करनी है, साथ में ये देखना है कि कितने एंगल से ये डेविएट करता है, जो यहीं कहीं आपका लिखा हुआ है देखिए कि डेविएट थ्रू 90 डिग्री। और साथ ही साथ इसका एक यूज भी करना है, जैसे यूज यहाँ पे लिखा कि पेरिस्कोप में यूज होता है। सिमिलरली 180 वाला भी आपको आना चाहिए, कितने एंगल से डेविएट होता है, 180 डिग्री से डेविएट होता है, देखिए टोटल डेविएशन 180 है। और बाइनोकुलर में यूज होता है, ये प्रैक्टिस कर लेना, बट इसमें कोई एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में ज्यादा नहीं बोल। वैसे इसका एंगल ऑफ डेविएशन तो 0 डिग्री है, क्योंकि किसी एंगल से डेविएट नहीं होता, जितने जैसे आ रहा है वैसे जा रहा है। हाँ, ये है कि इसमें जो इमेज है वो इन्वर्ट हो जाती है इसमें, बस ये अलग चीज है, बाकी सब ठीक है इसके अंदर। तो ये स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज होता है। इसके अलावा 60 डिग्री वाला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने इसकी डिटेलिंग जाननी है कि कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सारी बातें मैंने वीडियो में डिटेल करके बताई हुई है, वहां पे इंडिविजुअली जाके आप सीख सकते हो इसको। ठीक है, कितने एंगल से डेविएट होता है ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 60 डिग्री से डेविएट होता है आपका। आजकल जो फेमस है यार वो ये वाला थर्ड पॉइंट वाला है, जो मतलब आपके प्रिज्म्स हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इस पर फोकस थोड़ा ज्यादा करना। एंड इसमें रे ऑफ लाइट देखो नॉर्मली फॉल कर रही है, टकरा के ऐसे गई, ऊपर गई, क्यों गई, ये सारी बातें डिटेल में आपको बताई गई हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो एंगल ऑफ डेविएशन बनती है वो लेस देन 60 डिग्री का बनता है, ये आना चाहिए। ये बीच में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये चीज अब प्रैक्टिस करो आप, क्यों होता है ये जानना है, वीडियो देखो यार, वहां पे सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, अगर आप बोलते हो तो मैं इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप जाके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपका ये दो हैं, इसमें देखो एंगल ऑफ जो आपका इंसिडेंट डेंसर मीडियम बनता है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल बनता है, देखो 30 डिग्री, तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता ये आपका ना, तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट करता है, तो ये आना चाहिए। इसके अलावा ये वाला आपको आना चाहिए, मतलब ये प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, एनी इसमें जो एंगल बनता है ग्रेटर देन 60 डिग्री का बनता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये आना चाहिए आपको। डन, कैसे बनाना है, क्यों ऐसा बना है, प्लेलिस्ट में है, जाके देखिए, इंडिविजुअली आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बेटा 4.18 ये है कि यूज क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यार कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म से हम अपने 60 डिग्री से 90 डिग्री से 180 डिग्री से एंगल्स को टर्न कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल हम बाइनोकुलर और पेरिस्कोप इन सब में करते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें लाइट जो है वो 100% रिफ्लेक्ट बैक करती है, प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती 100%, इसलिए ब्राइटनेस भी थोड़ी कम होती है। ठीक है, इमेज की, एंड यही रीजन है, बाकी डिस्टिंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है।
इसके अलावा कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए आपको कि मिराज क्यों बनता है, आपका एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब होता है उसमें शाइनिंग क्यों आती है। अब इनके ऊपर भी पता है, ये देखने में तो आपको सिंगल लाइन लग रही है, बट इसकी डिटेलिंग के लिए मैंने वीडियो के अंदर एग्जाम्पल दिखा दिखा के बताया है कि ऐसा होता था क्यों होता है, तो वहां जाके भी आप देख सकते हो। अगर आपने वो नहीं करना तो पता होना चाहिए कि अगर मैं डायमंड स्पार्कल्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्यों ना मतलब चमकता है डायमंड, तो आप बोलेंगे टोटल टनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर बोलूंगा कि जो क्रैक है ग्लास वेसल का वो ऑफन शाइन क्यों करता है लाइक मेरा, बोलेंगे टोटल टनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो मतलब ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ आपका ये जो पूरा पार्ट है यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये जो रिवीजन वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।